हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। उसका थर्ड चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो है 19th सेंचुरी की बात कर रहे थे कि किस तरह से अगर हम आज के वर्ल्ड की बात करें तो हमारा जो आज का वर्ल्ड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्टिविटी है वो हम लेट 19th सेंचुरी से जो है वो किस तरह से स्टार्ट होती है, उन सब चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। एंड आफ्टर दैट हमने ये भी देखा था कि जो 19th सेंचुरी में कुछ यूरोपियन पावर्स जो हैं वो जैसे कि इंडिया हो गए या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो गई या फिर कुछ और भी कंट्रीज होगी, एशियन कंट्रीज जैसे हैं, तो उन्हें जो है वो अपनी कॉलोनीज बना लेती हैं सो डैट कि जो है वो यहाँ पे आके व्यापार कर सके एंड यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें जो है वो यूज करके और भी ज्यादा फायदा वो उठा सके। एंड इस तरह से जो है यह एक तरह से ये जो वर्ल्ड है ना, मॉडर्न वर्ल्ड, वो क्रिएट हो रहा था यहाँ पे। तो अपनी लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्हें वो किस तरह से अपनी कॉलोनी बनाते हैं। एंड जब कॉलोनियलिज्म यहाँ पे अफ्रीका में स्टार्ट हो जाता है एंड उसके बाद में जो है वहाँ की सिचुएशन क्या रहती है वो हमने देखी थी। एंड आफ्टर दैट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड सीन अबाउट द कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो है कॉलोनियलिज्म कब यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड उसके बाद में जो है क्या सिचुएशन यहाँ पे रहती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। एंड इसी चीज़ को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लेट 19th सेंचुरी में जो है कुछ और भी चीजें यहाँ पे होती है, उनके बारे में जो है वो आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो हम बात करेंगे अबाउट दी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, राइट क्योंकि जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो तो यहाँ पे चल रहा था। चाहे वो कॉलोनियलिज्म इसी की वजह से ही उन्होंने किया था, हमारी कंट्री में आके जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो है व्यापार करना चाहते थे। बट अब जो है इस व्यापार के लिए, क्योंकि समुद्र पार जाके जो है ये व्यापार होता था, काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस को ये कवर किया करते थे, तो उसके लिए पैसे की भी यहाँ पे जरूरत होती है। तो वो फाइनेंस कहाँ से आता था? तो अब हम बात करेंगे अबाउट द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। तो इंडियन जो है, कुछ ऐसे रिच इंडियंस थे जिन्होंने जो है काफी ज्यादा कैपिटल जो है वो यहाँ पे व्यापार में लगाई थी। सो ग्रोइंग फूड या फिर जो कुछ और क्रॉप्स होते हैं फॉर द वर्ल्ड मार्केट, इट रिक्वायर्ड द कैपिटल। तो इसके लिए तो यहाँ पे कैपिटल की जरूरत होती है। एंड जो लार्ज प्लांटेशंस होते हैं तो उन्हें तो इजीली यहाँ पे बैंक से या फिर मार्केट से जो है लोन मिल जाएगा, पैसा मिल जाता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द पीजेंट्स, जो छोटे पीजेंट है उनकी बात अगर हम करें तो उन्हें पैसा कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे देयर वर अमंग द मैनी ग्रुप्स ऑफ द बैंकर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट बैंकर्स थे, जैसे कि यहाँ पे नेम भी बताया हुआ है इंडियन बैंकर्स का, शिकारीपुरी श्रॉफ एंड द नातुकोताई चेतियार्स। ये जो है इंडियन बैंकर्स थे जो यहाँ पे हम्बल पीजेंट्स को जो है पैसा दिया करते थे, कैपिटल जो है वो दिया करते थे सो डैट कि वो फूड या फिर कुछ और जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें वो यहाँ पे ग्रो कर सके। तो कुछ बैंकर्स के ग्रुप्स थे या फिर ट्रेडर्स के ग्रुप्स थे, ये जो है यहाँ पे फाइनेंस किया करते थे कि हमारा जो एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके इन द सेंट्रल एंड द साउथ ईस्ट एशिया में, यूजिंग आइदर देयर ऑन फंड्स और दोज बोरोड फ्रॉम द यूरोपियन बैंक्स। तो या तो फिर जो है ये जो इंडियन बैंकर्स थे अपने खुद से जो है ये पैसा दिया करते थे, अपने फंड्स यहाँ पे लगाया करते थे, या फिर जो है ये यूरोपियन बैंक से बोरो करके इन लोगों को दिया करते थे। एंड इन्होंने जो है काफी अच्छा सिस्टम जो होता है टू ट्रांसफर मनी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो यहाँ पे इन्होंने क्रिएट कर रखा था। एंड इवन खुद अपनी भी जो इंडिजिनियस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी इन्होंने बना रखी थी। सो इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स जो हैं इन्होंने क्या किया था कि जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे अफ्रीका में, राइट, जो तरीका उन्होंने यहाँ पे अफ्रीका में अपनाया था मनी लैंडर्स ने या फिर ट्रेडर्स ने, वहां पे यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने, तो वही तरीका जो है हमारे इंडिया के ही ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स यहाँ पे अपना लेते हैं। वही सिस्टम जो होता है पैसा लेन देन करने का वो ये अपना लेते हैं। तो इनमें से सबसे फेमस थे हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स एंड हाउएवर वेंचर्ड बियॉन्ड द यूरोपियन कॉलोनीज। तो ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कॉलोनीज तक ही सीमित थे, इसके बाहर भी जो है इनके कई सारे अगर हम बात करें तो इनका जो बिजनेस जो है बाहर भी फैला हुआ था, ओनली यूरोप में नहीं था, राइट। सो इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड जो ग्लोबल सिस्टम है अब उसके बारे में देख लेते हैं।
तो हिस्टोरिकली जो फाइन कॉटन जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था उसे यूरोप में जो है एक्सपोर्ट किया जाता था, बट अब यूरोप में, ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, तो वहां पे भी जो है कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो वो वहां पे काफी ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है। तो बट जो वहां के अब इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो गवर्नमेंट को जो है ये प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि इंडिया से आप जो कॉटन मंगवाते हो यहाँ पे ब्रिटेन में उसे बंद कर दीजिए, हमें जो है यहाँ पे काफी कंपटीशन जो है वो झेलना पड़ता है, राइट। तो इसी की वजह से क्या होता है कि कॉटन इंपोर्ट्स जो होता है, राइट, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द इंडिया। पहले इंडिया से काफी कपड़ा जो है वो बाहर जाया जाता था, बट अब जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? टैरिफ जो होता है उसके इस कपड़े के ऊपर लगा दिया जाता है जो ब्रिटेन में जाएगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ द फाइन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन, जिसकी वजह से जब हाई टैरिफ यहाँ पे करना पड़ता है इन लोगों को, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे जो फाइन इंडियन कॉटन जो है, राइट, उसका फ्लो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब इंडिया जो है वो बाहर नहीं भेजता, तो इसका जो एक्सपोर्ट था हमारे इंडिया से हो रहा था वो कम हो जाता है। एंड फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे दे ऑल्सो बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट्स फॉर देयर क्लोथ। पहले तो यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट ही बंद किया जाता है, राइट, जैसे कि इंडिया में जो कपड़ा यहाँ पे बन रहा था उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा था टू दी ब्रिटेन, राइट, बट अब जो है इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, इसके ऊपर जो है अब टैरिफ लगा दिया जाता है जो कि यहाँ पे काफी कम हो जाता है, राइट, जिसका जो फ्लो है टुवर्ड्स द ब्रिटेन इस कॉटन का वो काफी कम हो जाता है। तो अब इंडिया में ही जो है इसका एक तरह से मार्केट रहती है इस कॉटन के कपड़े की। तो ब्रिटेन में बना हुआ जो कपड़ा है ना वो अब भारत में जो है आना स्टार्ट हो जाता है, उसका इंपोर्ट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंडिया का कपड़ा है ना उसे काफी कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रॉम दी ब्रिटेन कॉटन। तो अब जो है इंडिया की भी जो यहाँ पे फैक्ट्रीज थी वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती हैं। So from the early 19th century, British manufacturers also began to seek overseas markets for their cloth. वो भी अब overseas markets देख रहे थे, and excluded from the British market by the tariff barriers। एक तरफ तो tariff barrier लगाए गए थे इंडिया से एक्सपोर्ट जो होता था, इंडियन टेक्सटाइल को अब जो है काफी कंपटीशन देखने को मिलता है दूसरी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। इंडिया में भी आ रहा था ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा, या फिर जो दूसरी कंट्रीज थी यहाँ पे इंडिया का कपड़ा बेचा जाता था वहां पे भी जो है ब्रिटेन का जो बना हुआ कपड़ा है वो आ जाता था, क्योंकि वो मशीन से बनाया होता था एंड काफी जो है वो सस्ता भी पड़ता था एंड काफी अच्छा भी बना हुआ था। तो जिसकी वजह से जो है लोग ब्रिटेन के बने हुए कपड़े को जो है ज्यादा एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे। सो अगर हम फिगर्स की बात करें ऑफ द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, हम ये देखते हैं कि काफी डिक्लाइन यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स में हुआ था। पहले 1800 में जो है 30% शेयर हुआ करता था, एक्सपोर्ट जो है इतना परसेंट हुआ करता था, बट 1815 तक आते आते ये जो है 15% रह जाता है, एंड बाय द 1870 ये जो है 3% ही जो है अब एक्सपोर्ट होता है, जितनी भी कॉटन प्रोड्यूस होती है उसका जस्ट 3% ही जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। अब जो है कपड़े का तो एक्सपोर्ट खत्म हो गया, तो और भी कई चीजें थी जिसका एक्सपोर्ट होता था, उसके बारे में अगर बात करें, व्हाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स डिक्लाइन रैपिडली, तो जो मैन्युफैक्चर्ड चीजें होती है ना उसका तो एक्सपोर्ट काफी डिक्लाइन हो जाता है, बट जो कच्चा मटेरियल होता है, जो रॉ मटेरियल है, वो जो है ज्यादा फास्ट वे में जो है इंक्रीज हो जाता है उसका एक्सपोर्ट। 1812 से लेके 1871 तक जो शेयर था यहाँ पे रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स का वो यहाँ पे 5% से बढ़ के 35% हो जाता है। रॉ कॉटन जो है वो तो यहाँ से भेजा जा रहा था ना, उसका एक्सपोर्ट तो यहाँ पे किया जा सकता था। हाउएवर जो मैन्युफैक्चर्ड कपड़ा है उसका एक्सपोर्ट चाहे कम हो जाता है, बट जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ कॉटन है, उसका तो एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर डाई की बात करें तो इंडिया में सबसे बेहतर डाई था इंडिगो, राइट, तो ये भी जो है एक अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स था, काफी डिकेड्स तक जो है इसका एक्सपोर्ट होता रहता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे ओपियम है, राइट, ओपियम की भी जो है एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना की तरफ, तो ये भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है फ्रॉम द 1820s एंड टू बिकम फॉर अ वाइल इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। तो ओपियम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम बन जाती है 1820 से। ओके, ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया, ब्रिटेन क्या करता था, वो इंडिया में ओपियम जो है वो उगाया करता था, इसे जो है वो चाइना में जाके बेचा करता था, एंड विद द मनी अर्न थ्रू दिस सेल, तो इस सेल से जो ब्रिटेन पैसा कमाता था इसे जो है वो चाइना से जो भी सामान इन्होंने खरीदना होता था उसी पैसे से जो है वो खरीद लेते थे।
तो इस तरह से जो है ये व्यापार कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे। सो ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो थे फ्लडेड द इंडियन मार्केट। अब जो है जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटेन में बनी हुई जो मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं वो इंडियन मार्केट में जो है आनी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। बट फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल जो है इसका एक्सपोर्ट हमारे इंडिया से होता था टू द ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज। तो ब्रिटेन एंड दूसरे वर्ल्ड में जो है इंडिया से फूड ग्रेन जाता था एंड जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से ही जाता था, राइट। बट अगर हम बात करें कि जो ब्रिटेन से हमारे इंडिया में जो चीजें आया करती थी वो उसकी वैल्यू जो थी वो ज्यादा थी एंड इंडिया से जो इंपोर्ट यहाँ पे जाता था ब्रिटेन की तरफ उसकी जो वैल्यू थी वो काफी कम थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ब्रिटेन का ट्रेड सरप्लस था, क्योंकि ब्रिटेन से जो है ज्यादा चीजें हमारे भारत में आती थी एंड हमारे भारत से जो है काफी कम चीजें जो है वहां पे जाती थी। तो ट्रेड सरप्लस जो है इंडिया के साथ ब्रिटेन का था एंड ब्रिटेन ने इसी सरप्लस को जो है यहाँ पे अब यूज किया था अपना जो दूसरी कंट्रीज के साथ इनका ट्रेड डेफिसिट चल रहा था ना, राइट, उसको जो है बैलेंस करने के लिए इस पैसे को उन्होंने वहां पे यूज किया था इंडिया से जो ये पैसा कमा रहे थे, राइट। and that is with countries from which Britain was importing more than it was selling to। तो जिस कंट्री से जो ब्रिटेन ज्यादा इंपोर्ट कर रहा था उसके साथ जो है वहां पे जो है ये सारा पैसा इन्होंने लगाया था, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम जो है वो काम करता है। इट अलाउज वन कंट्री डेफिसिट विद अनदर कंट्री टू बी सेटल। अगर जो है जैसे कि एक कंट्री का किसी एक कंट्री के साथ जो है ट्रेड सरप्लस चल रहा है, मीन जो है वो ज्यादा वहां पे बेच रहा है अपना सामान तो उसे पैसा वहां पे ज्यादा मिल रहा है। एंड अगर दूसरी कंट्रीज के साथ वही कंट्री जैसे ब्रिटेन का ही अगर हम एग्जांपल ले तो वो इंडिया के साथ जो है उसका वो ज्यादा चीजें यहाँ पे इंडिया में बेच रहा था, यहाँ पे उसका ज्यादा पैसा बन रहा था। एंड अगर हम बात करें तो ब्रिटेन जो है दूसरी कंट्रीज से जो है ज्यादा चीजें खरीद रहा था, वो बेच कम रहा था वहां पे। तो जो इंडिया से पैसा उसने कमाया था तो उस पैसे से जो है वो क्या कर रहा था वहां से चीजें जो है वो खरीद रहा था, राइट। सो बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट्स, इंडिया का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है लेट 19th सेंचुरी में पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो ब्रिटेन का जो बैलेंस होता है ना वो यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट था उसे जो है इसने बैलेंस किया था इंडिया ने, राइट। एंड यहाँ से जो है इंडिया से और भी जो पैसा ये कमा रहा था उसे जो है ये और भी तरीके से यूज करता था ब्रिटेन, जैसे कि हमारे इंडिया में जो कई सारे चार्जेस होते हैं उसकी भी पेमेंट जो है वो उसी पैसे से ही कर रहा था। एंड जैसे कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स यहाँ पे रहते थे या फिर जो ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे तो उनके भी जो है पैसे वो यहीं से इंडिया की इनकम से जो है वो दिया करते थे। एंड या फिर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की पेंशन इन्होंने देनी होती थी तो वो भी जो है इसी पैसे से ही देते थे, राइट। So we'll continue with the same chapter in our next video and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day.